दोस्तों, मैं हूं अंकित और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस YouTube चैनल जॉब मंत्रा पे। आज हमारी हाई कोर्ट के PYQ सीरीज में ज्योग्राफी वाले सेक्शन में आज हमारी चौथी क्लास है। आई होप आपकी पढ़ाई अच्छे ढंग से चल रही होगी और आप मेहनत कर रहे होंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो पहला क्वेश्चन ये है कि भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है। तो भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील है वो है चिल्का लेक। चिल्का लेक कहाँ पे स्थित है? जो ये उड़ीसा वाला रीजन है ना, यही उड़ीसा है। उड़ीसा वाले रीजन में जो महानदी जो आती है, महानदी, उसके जो डेल्टा है उसी के दक्षिण में, जहाँ पे महानदी आपके आगे मिलती है उसी के दक्षिण में ही इसकी का लोकेशन लगभग यहाँ पे ही ये चिल्का लेक पाई जाती है। ठीक है, देखिए पेंगोंग सो लेक कहाँ पर स्थित है? पेंगोंग सो लेक कहाँ पे स्थित है? ये लद्दाख में स्थित है। ठीक है, ये लद्दाख में स्थित है। ये क्या है ना कि ये पूरी दुनिया की सबसे ऊंचे खारे पानी की झील है। इसको आप याद रखेंगे कि जो पेंगोंग सो लेक है, पूरी दुनिया की सबसे ऊंचे खारे पानी की झील क्या है? पेंगोंग सो लेक। इसकी वर्तमान स्थिति क्या है कि इसके 1/3 हिस्से पर इंडिया का कब्जा है और 2/3 हिस्से पर चाइना का कब्जा है। ठीक है, तो ये इंडिया और चाइना के बीच डिस्प्यूटेड एरिया भी माना जाता है। और लोनार लेक कहाँ पर है? लोनार लेक महाराष्ट्र में है। ठीक है, इसका निर्माण कैसे हुआ था? जो ज्वालामुखी उद्गार से ही इसका निर्माण हुआ था। ठीक है, ज्वालामुखी उद्गार के पश्चात जो उसमें छिद्र बन जाता है या जो शंकु बन जाता है, उसी में पानी भर जाने के कारण जिस लेक का निर्माण हुआ उसको क्या बोलते हैं? लोनार लेक बोलते हैं। ठीक है, तो ये कहाँ पे स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है, तो ये इस वाले को क्वेश्चन का क्या आंसर सही हो गया? चिल्का लेक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा कारक किसी भी जगह की जलवायु को नियंत्रित नहीं करता? देखिए, वहाँ का एटमॉस्फेयर क्या है, वो मतलब कि वहाँ पे प्रेशर कितना है, एटमॉस्फेयर क्या है, उससे जलवायु को नियंत्रित होता है। क्यों? क्योंकि यदि जहाँ पे प्रेशर मतलब कि कम होगा, जितना ही प्रेशर कम होगा वहाँ पे उछड़ काट मतलब कि जो चक्रवात आने की संभावना बढ़ जाएगी, चक्रवात बनने की संभावना बढ़ जाएगी, यानी कि वो भाई क्लाइमेट को तो कंट्रोल कर ही रहा है। समुद्र से दूरी ये भी कंट्रोल करेगा कि समुद्र से कोई चीज़ जितना ही दूर होगा वो उसकी विषम जलवायु होगी, यदि समुद्र के पास होगा तो वो क्या होगी? सम जलवायु होगी। तो यानी कि विषम जलवायु समुद्र से दूरी पर भी डिपेंड करता है, तो यानी जलवायु को ये भी कंट्रोल कर रहा है। और जो ये सी वाला ऑप्शन है, ये पानी की उपलब्धता से जलवायु नहीं कंट्रोल होता है, जलवायु के कारण पानी की उपलब्धता कंट्रोल होती है। ये बात को ध्यान रखना है आपको। दोनों इस स्टेटमेंट को ध्यान से सुनिएगा कि पानी की उपलब्धता से जलवायु कंट्रोल नहीं होती है, बल्कि जलवायु के कारण पानी की उपलब्धता पे कंट्रोल या फर्क पड़ता है। ठीक है, तो इसलिए जो सी ऑप्शन है वो गलत है। तो हमसे क्या पूछा है? कौन कंट्रोल नहीं करता है, तो इसका क्या ऑप्शन हो गया? ऑप्शन सी। और डी ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं। डी ऑप्शन क्या है? ओशियन करंट एंड टोपोग्राफी। ओशियन करंट का क्या मतलब होता है? यदि कहीं पर गर्म धाराएं चल रही हैं तो वो उस टेम्परेचर को बढ़ा देंगी, है ना। जैसे गल्फ स्ट्रीम की धारा, जब गल्फ स्ट्रीम की धारा ये यूरोप साइड आकर के यहाँ से होकर के गुजरती है, तो ये कौन सी गल्फ स्ट्रीम की धारा? गर्म धारा है। कहाँ से चलती है ये मतलब कि जो नॉर्थ अमेरिका वाला रीजन है वहाँ से चलती है और यूरोप के ऊपरी वाले हिस्से को जाती है। तो ये यूरोप में पे जो मतलब कि कम टेम्परेचर वाला जगह होता है, ये वहाँ के टेम्परेचर को बढ़ा देता है ना। तो यानी कि वहाँ के ये जो जलवायु का है वो कंट्रोल करता है। और टोपोग्राफी का क्या मतलब होता है? कहाँ पहाड़ है, कहाँ नदी है, कहाँ पठार है, इससे भी जलवायु कंट्रोल होता है। तो जो तीन बातें हैं वो जलवायु को कंट्रोल करते हैं, लेकिन जो सी वाला ऑप्शन है वो जलवायु से कंट्रोल होता है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। आई होप कि आपको ये वाला क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। बिहार का शोक कौन सी नदी को कहा जाता है? बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। कौन सी नदी को कहते हैं हम लोग बिहार का शोक? कोसी नदी को। क्या आप बता सकते हैं कि कोसी नदी कहाँ से निकलती है? कोसी नदी तिब्बत से निकलती है। जहाँ से यह निकलती है उसको बोलते हैं गोसाई थान चोटी। कौन सी थान? गोसाई थान चोटी।
इसको याद रखिएगा, ये कई को एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो ये हो सकता है बन जाए। तो ये जो कहाँ से निकलती है, गोसाई थान चोटी से निकलती है, ठीक है। और ये कहाँ पे गंगा नदी से मिलती है, ये क्या है कि बिहार में एक भागलपुर जगह है, भागलपुर में आकर के बिहार ये गंगा नदी में मिल जाती है, ठीक है। और इसको बिहार का शोक क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये जब ऊपर वाले रीजन से आती है, ऊंचाई से आती है, तो अपने साथ बहुत पानी मात्रा में ले आती है, और ये ऊंचाई से आती है तो इसका फ्लो बहुत ज़्यादा होता है ना। जब फ्लो बहुत ज़्यादा होगा और इसमें पानी भी बहुत ज़्यादा होगा, तो जहाँ भी जाएगा ये मतलब कि तुरंत बाढ़ ले आ देगा, तो ये अधिकतर वहाँ पे बाढ़ का कारण बनती है। तो ये जब बाढ़ का कारण बनती है, इसीलिए इसको बोलते हैं बिहार का शोक, ठीक है। इसमें इस टाइप के क्वेश्चन में एक क्वेश्चन और बनता है कि वेस्ट बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है। तो अब ये वाला क्वेश्चन आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि वेस्ट बंगाल का जो शोक है कौन सी नदी को कहा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु नदी तिब्बत से शुरू होती है और भारत के किस जिले में प्रवेश करती है। देखिए अभी तो क्या है कि जो ये सिंधु नदी होती है कहाँ से शुरू होती है, तिब्बत से शुरू होती है, फिर ये कुल मिला के ये धीरे धीरे ऐसे इंडिया पहले मतलब कि रीजन में एंटर करती है। तो ये जहाँ से एंटर करती है ये हमको ये लद्दाख से ही एंटर करती है। कहाँ से एंटर करती है, लद्दाख से निकलती है, ठीक है। और ये लद्दाख से निकलते हुए फिर ये गुजरते गुजरते ये पाकिस्तान में जाकर के एंटर कर जाती है। बाकी की जो अपनी यात्रा है ये पाकिस्तान में पूरी करती है, ठीक है। तो इसका क्या ऑप्शन सही हो गया, ऑप्शन सी। क्या आप बता सकते हैं कि ये सिंधु नदी कौन से ग्लेशियर से निकलती है। तो ये निकलती है चेमा युंगडुंग ग्लेशियर या फिर उसी को बोलते हैं बोखर चू। क्या, चेमा युंगडुंग ग्लेशियर या फिर उसी को बोलते हैं बोखर चू, ठीक है। ये वहाँ से निकलती है, ठीक है। क्या आप बता सकते हैं कि सिंधु नदी की कुल लंबाई कितनी है। सिंधु नदी की कुल लंबाई है 2880 किलोमीटर, ठीक है। और इसमें एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट और बनता है, वो भी एग्जाम में पूछता है कि जो सिंधु नदी की टोटल लंबाई तो 2880 किलोमीटर है, लेकिन इंडिया में जितनी दूर बहती है तो इंडिया में सिंधु नदी की टोटल लंबाई कितनी है, ये आप कमेंट करके बताएंगे। हो सकता है कि ये वाला क्वेश्चन भविष्य में रिपीट हो जाए, क्योंकि ये और एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। भारत मानक समय रेखा किस शहर से गुजरती है। तो ये अपनी मानक शहर रेखा मतलब कि समय रेखा ये गुजरती है प्रयागराज से। कहाँ से गुजरती है, प्रयागराज के नैनी से, स्पेसिफिक नैनी से होकर के गुजरती है। और बाकी ये समय रेखा कहाँ से कौन से डिग्री से होकर के गुजरती है, 82.5 डिग्री ईस्ट से, ठीक है, 82.5 डिग्री ईस्ट से। तो ये प्रयागराज के नैनी वाले इलाके से होकर गुजरती है। यदि आपको नैनी या प्रयागराज ऑप्शन में नहीं दिया होगा तो वो जरूर दिया होगा कि वो कहाँ से गुजरती है, ये मिर्जापुर से भी होकर के गुजरती है। आप इसको भी याद रखिएगा कि ये प्रयागराज से भी गुजरती है और मिर्जापुर से भी होकर के गुजरती है। दक्कन का पठार एक त्रिकोणीय भूभाग है, कौन इसकी रेंज की उत्तर दिशा में है। देखिए ये इंडिया है, इंडिया का ये कौन सा है, पेनिनसुलर रीजन है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ये वाला रीजन डेक्कन प्लेटू कहा जाता है। डेक्कन मतलब कि प्लेटू के पश्चिमी भाग में क्या है, पश्चिमी घाट, पूरब में कौन सा है, पूर्वी घाट, ठीक है, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट, ठीक है। तो यहाँ पे इसके उत्तर में एक रेंज पाई जाती है, इसको बोलते हैं सतपुड़ा रेंज। क्या है, सतपुड़ा रेंज। ये सतपुड़ा रेंज के दक्षिण में ही स्थित है। यदि सतपुड़ा रेंज के दक्षिण में स्थित है तो इसके उत्तर में क्या है, सतपुड़ा रेंज। तो इसका सी ऑप्शन सही हो गया, ठीक है। और यहीं से एक फेमस क्वेश्चन बनता है कि नर्मदा नदी किन दो रेंजेज के बीच से होकर के बढ़ती है। तो जो ये नर्मदा नदी होती है ये हमारी कौन सी है, सतपुड़ा है। ऊपर की ओर क्या है, विंध्यन। सतपुड़ा और विंध्यन के ही बीच से कौन सी नदी बहती है, हमारी नर्मदा नदी बहती है, ठीक है, नर्मदा नदी बहती है, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप याद रखेंगे, इस फैक्ट को याद रखेंगे आप, ये वाला भी फैक्ट एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
सिंब भेदक सामान्यता इनमें से पाया जाता है। देखिए जब भी ये इस टाइप की क्वेश्चन आए तो इसमें आप थोड़ा सा उसके इंग्लिश वाले क्वेश्चन मतलब कि पोर्शन को पढ़ेंगे। सिंब भेदक को इंग्लिश में क्या लिखा है? पोड बोरर। पोड बोरर जो है ये एक्चुअल में पाया जाता है मक्का में। किस में पाया जाता है? मक्का में पाया जाता है। ठीक है, तो ये एक तरह से एक कीट है। क्या है? कीट है जो मक्का के जो फूल होते हैं ये उसको नुकसान पहुंचाता है। तो इसका ऑप्शन क्या सही हो गया? ऑप्शन सी सही हो गया। ठीक है, ये सिंब भेदक क्या यानी पोड बोरर क्या है? ये एक टाइप का कीट है। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। निम्न में से किसे दालों का राजा कहा जाता है? दालों का राजा तो भाई अरहर ही है। हम सब अरहर यूज करते हैं, उसमें प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है, वो बेस्ट दाल है, खाने में भी अच्छा आता है स्वाद। ठीक है, तो इसमें क्या है? ये इसका ऑप्शन तूर या अरहर है। ठीक है, इसी को दालों का राजा कहते हैं। और क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें प्रोटीन, खनिज, लोहा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन सब कुछ मिल जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। रजत क्रांति किससे संबंधित है? रजत क्रांति यानी क्या हो गया? सिल्वर रिवॉल्यूशन। तो सिल्वर रिवॉल्यूशन किससे संबंधित? ये जो सिल्वर रिवॉल्यूशन है किससे संबंधित है? ये एग प्रोडक्शन से रिलेटेड है। किससे? अंडा उत्पादन से रिलेटेड है। तो इसका ऑप्शन क्या सही हो गया? ऑप्शन सी सही हो गया। ठीक है, नाबार्ड का मुख्य कार्य क्या है? देखिए नाबार्ड की स्थापना कहाँ हुई थी? नाबार्ड की स्थापना हुई थी 12 जुलाई 1982 को। कब हुई थी इसकी स्थापना? 12 जुलाई 1982 में। इसकी स्थापना का काम था कि जो कृषि वित्तीयन संस्थाएं हैं उनको पैसा देना, यानी उनका पुनर्वित्तीयन करना। ठीक है, इसके फंक्शन को ध्यान से समझिएगा। ये किसानों को कभी भी डायरेक्ट पैसा उनको या फिर मतलब कि लोन के रूप में पैसा नहीं देता है, ये उनको पैसा देता है जो किसानों को पैसा देते हैं। जैसे जो वाणिज्यिक बैंक हैं या फिर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हैं, ये सब क्या करते हैं? किसानों को पैसे देते हैं, लोन के रूप में देते हैं। तो ये उन बैंकों को क्या करता है? रीफाइनेंसिंग का काम करता है। ये किसानों को डायरेक्ट कभी भी लोन नहीं देता है। ठीक है, तो ये क्या काम करता है? रीफाइनेंसियल ऑफ एग्रीकल्चरल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो इसका क्या ऑप्शन सही हो गया? ऑप्शन बी सही हो गया। ठीक है, पृथ्वी के वातावरण के अनुसार मंगल ग्रह को व्यक्त करने के लिए किस पद का उपयोग किया जाता है? देखिए अब इसका ऑप्शन क्या है? टेराफॉर्मिंग। क्या सही है? टेराफॉर्मिंग। इस कंसेप्ट को समझते हैं कि टेराफॉर्मिंग क्यों सही है। स्थल खेती। देखिए जैसे कोई भी जगह है, ठीक है, उसको पृथ्वी के वायुमंडल के समान कन्वर्ट करने की प्रक्रिया को ही क्या बोलते हैं? टेराफॉर्मिंग या फिर टेरा कल्चरिंग। ठीक है, क्या बोलते हैं? किसी भी जगह को, जैसे कोई भी मंगल ग्रह है, बुध ग्रह है, कुछ भी है, उसको यदि आप चाहते हैं कि उसका जो वायुमंडल है, एटमॉस्फेयर, वो अर्थ के जैसा हो जाए ताकि वहाँ पे मनुष्य रह सके, जी सके, उसके अनुसार कन्वर्ट करने की प्रक्रिया को या उस कंसेप्ट को कहा जाता है टेरा फार्मिंग या फिर टेरा कल्चरिंग। तो इसका क्या ऑप्शन सही हो गया? ऑप्शन ए। ठीक है, आई होप कि ये कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। ये नया कंसेप्ट है तो ये हो सकता है फिर से रिपीट हो जाए। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। बृहत्तम वन क्षेत्र वाला भारतीय प्रदेश कौन सा है? जब बोलेगा बृहत्तम वन क्षेत्र, यानी कि ये पूछना चाह रहा है कि एरिया वाइज, तो एरिया वाइज जो वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 आई थी, उसके अनुसार एमपी में सबसे ज़्यादा वन है। ठीक है, कहाँ पे ज़्यादा वन है? एमपी में। ठीक है, लेकिन यदि अभी क्वेश्चन यही पे होता कि परसेंटेज वाइज कहाँ पे वन सबसे ज़्यादा है, तो आप बताते जैसे मिजोरम में है। कहाँ पे है? मिजोरम में टॉप पे है। उससे कम अरुणाचल प्रदेश में, उससे कम क्या है? मेघालय में है। ठीक है, ऐसे आपको जो टॉप 3 हैं, जब भी कोई ये वन सर्वेक्षण रिपोर्ट आती है, ये हर 2 साल पे आती है। 2023 में आनी चाहिए थी लेकिन ये नहीं आई है अब तक। ठीक है, 2024 ये गुजरने वाला है, आज तक ये रिपोर्ट नहीं आ पाई है। लेकिन आप इसको अभी भी जो 2021 वाला डेटा है उसको रिलेवेंट मान करके याद रखेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं।
काली मिट्टी में किस पोषक तत्व की कमी होती है? काली मिट्टी में किस तत्व की कमी होती है? नाइट्रोजन तथा फास्फोरस की कमी होती है। किसकी कमी होती है काली मिट्टी में? नाइट्रोजन तथा फास्फोरस की कमी होती है। तो इसका ऑप्शन क्या सही हो गया? ऑप्शन ए सही हो गया। ठीक है, काली मिट्टी को ही रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। ठीक है, इसमें काली मिट्टी में कपास सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, क्या होता है? कपास सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, ये मुख्य रूप से कौन से एरिया में पाई जाती है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन में इस टाइप के भी कंसेप्ट पूछ लेते हैं। तो जो काली मिट्टी होती है ये मेनली महाराष्ट्र, ठीक है, कर्नाटका, गुजरात और एमपी वाले रीजन में ये मेनली पाई जाती है। ठीक है, तो आप इसे याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? देखिए, विश्व खाद्य दिवस की मनाने की शुरुआत तब की गई जब FAO की स्थापना हुई। किसकी स्थापना हुई? FAO। FAO की स्थापना कब हुई? 16 अक्टूबर 1945। FAO क्या है? फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ये यूएन का एक पार्ट है। ये यूएन का एक पार्ट है। इसकी स्थापना हुई 16 अक्टूबर 1945 को। तब से ही ये डे मनाया जाता है। किस रूप में? वर्ल्ड फूड डे के रूप में। तो इसका ऑप्शन क्या सही हो गया? ऑप्शन ए, यानी 16 अक्टूबर सही हो गया। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान किस क्षेत्र पर ज्यादा बल था? देखिए, जब द्वितीय पंचवर्षीय योजना आई, इसी को क्या बोला जाता है? पीसी महालनोबिस योजना भी बोला जाता है। क्या बोलता है? पीसी महालनोबिस योजना बोला जाता है। तो इसमें क्या है कि सबसे ज्यादा जो ध्यान दिया गया वो ध्यान दिया गया जो भारी उद्योग थे, जो हैवी इंडस्ट्रीज थे, उनको बढ़ाने का काम किया गया। और जो पहला 5 ईयर प्लान था, यानी कि फर्स्ट वाला, वो क्या था? हेराल्ड डोमर मॉडल था, और उसमें एग्रीकल्चर पे ध्यान दिया गया। तो यानी पहले वाले में एग्रीकल्चर पे ध्यान दिया गया, दूसरे वाले पंचवर्षीय योजना में हैवी इंडस्ट्रीज पे ध्यान दिया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसका क्या ऑप्शन सही था? ऑप्शन सी। ठीक है, भारत में मानव सूचकांक तैयार करने के लिए किस विवरण का सहारा लिया जाता है? देखिए, कहीं भी मानव विकास सूचकांक तैयार करना है तो डिफरेंट चीजें देखी जाती हैं, जैसे पर कैपिटा इनकम, लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी आई है, आदि आदि। तो उसमें से जो इम्पोर्टेंट जो मतलब कि वो लोग डेटा कलेक्ट करते हैं, वो कलेक्ट करते हैं कि जन्म के समय जो बर्थ मतलब कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो कितना है, और अडल्ट की लिटरेसी रेट कितना है। ठीक है, तो जो पहला वाला ऑप्शन है वो एकदम परफेक्ट है। ठीक है, आप इसको याद रखेंगे। निम्न में से कौन सा एक विदेशी वृक्ष है? टीक, साल, नीम, ये तो यार देसी चीजें हैं। इसमें से क्या है? जो टीक, साल, नीम है ये देसी चीज है। ये जो पॉपुलर एक पेड़ था, पॉपुलर यानी कि ऑप्शन डी, ये लगभग 1950 के दशक में यूएसए से इंडिया लाया गया था। कहाँ से? यूएसए से ये 1950 के दशक में इंडिया में लाया गया था। तब से ये जो नॉर्थ इंडिया वाला हमारा रीजन है, यानी यूपी, बिहार, पंजाब, हरियाणा, इन वाले रीजन में पॉपुलर का जो पेड़ है वो अब ज्यादा मात्रा में देखा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। गोवा के दक्षिण में पश्चिमी तट की पट्टी को किस नाम से जाना जाता है? ये हमसे क्या पूछना चाह रहे हैं कि ये जो दक्षिणी घाट है, यानी कि पश्चिमी घाट है, यानी कि ये वाला रीजन, उसमें आपको पता है कि जो ये गुजरात से गोवा तक के हिस्से को हम क्या बोलते हैं? हम इसको बोलते हैं कोंकण तट। ठीक है, और गोवा से मंगलोर वाले तट को बोलते हैं हम क्या? किनारा तट। ठीक है, मंगलोर से जो कन्याकुमारी वाला तट है उसको बोलते हैं क्या? हम मालाबार तट। ठीक है, कोंकण तट ये गोवा तक होता है, और गोवा से मंगलोर वाले तट को क्या बोलते हैं? हम मालाबार तट बोलते हैं। और जब हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, मंगलोर से कन्याकुमारी आते हैं तो इसको क्या बोलते हैं? मालाबार तट होता है। ठीक है, ऐसे ही हम ये जो पूर्वी घाट वाला हिस्सा है उसको भी 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। जो सबसे उत्तर में पड़ता है उसको बोलते हैं उत्कल तट। ये उड़ीसा से जो वाला रीजन है वहाँ पे बोला जाता है। और उसके नीचे वाले सेक्शन को बोलते हैं उत्तरी सरकार तट। ठीक है, और जब ये तमिलनाडु वाले रीजन में हम आ जाते हैं तो इसको बोलते हैं कोरोमंडल तट। ठीक है, तो आप इसको याद रखेंगे। तो इसमें से क्या सही हो गया कि ये इसको क्या बोलते हैं? कोंकण तट। इनमें से क्या ऑप्शन सही है? ऑप्शन बी, गोवा वाले रीजन पश्चिमी घाट को क्या बोलते हैं? कोंकण तट। ठीक है,
दक्षिण अमेरिका में कौन से अक्षांशीय चारागाह कहलाते हैं? क्या है? लैटिट्यूडिनल ग्रासलैंड। देखिए, जो ये प्रेयरी होता है, प्रेयरी कहाँ पे पाया जाता है? ये नॉर्थ अमेरिका में पाया जाता है। पंपास कहाँ पे है? ये अर्जेंटीना में पाया जाता है। ठीक है, अर्जेंटीना में जो पाया जाता है उसको बोलते हैं पंपास। और लानोस कहाँ पे पाया जाता है? वेनेजुएला में पाया जाता है। कहाँ पे? वेनेजुएला में पाया जाता है। और स्टेपीज जो एशिया में जो उष्णकटिबंधीय ये घास के मैदान है उनको बोला जाता है। ठीक है, कहाँ पे पाया जाता है स्टेपीज? सॉरी, ये शीतोष्ण घास मैदान है। ठीक है, इसको आप, सॉरी ये गलती हो गई, आप इसको ध्यान से देखिएगा कि ये जो स्टेपीज है ये क्या है? शीतोष्ण घास मैदान है। ठीक है, तो इनमें से क्या पूछा है कि जो अक्षांशीय चारागाह हैं साउथ अमेरिका में, साउथ अमेरिका में क्या क्या स्थित है? एक तो वेनेजुएला स्थित है, एक अर्जेंटीना स्थित है। लेकिन इनमें से जब बात आएगी अक्षांशीय चारागाह की, तो यानी कि ये हमको वो वाला रीजन बताना है कि जो कि मतलब कि अक्षांशीय चारागाह है। तो ये इसमें पंपास को ही हम अक्षांशीय चारागाह कहते हैं। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा। निम्न में से कौन सा क्षेत्र निम्न वर्षा का क्षेत्र नहीं है? यानी कि वहाँ पे ज़्यादा बारिश होती है। लद्दाख, लेह वाले एरिया में तो भाई बारिश बहुत होती है, तो यानी कि यहाँ पे बारिश ना मात्रा में होती है, तो यानी कि ये वाला तो ऑप्शन नहीं हो सकता। ठीक है, सह्याद्री का पूर्वी रीजन, देखें जैसे ये कोई एक पहाड़ है। ठीक है, हवा इस तरह से चल रही है, जब ये हवा मानसूनी हवाएं चलती हैं तो इस वाले साइड पहाड़ के बहुत बारिश करती हैं। ये हवा ऊपर की ओर उठती हैं तो संघनित होकर के ये बादल के रूप में कन्वर्ट होकर, देखिए जैसे ये पहाड़ है, जब यहाँ से मानसूनी हवाएं चलेंगी, जब ये ऊपर की ओर जाएंगी तो इस वाले एरिया में यानी कि जो हवा की दिशा में जो इसकी ढाल है वहाँ पे बारिश बहुत ज़्यादा मात्रा में होगी। लेकिन जो उसके अपोजिट साइड में होगा वहाँ पे बारिश बहुत कम मात्रा में होगी। तो यानी कि जैसे जो ये पश्चिमी घाट होता है उसी दिशा से ही होकर के वो आती है, क्या बोलते हैं, मानसूनी हवाएं इंडिया में प्रवेश करती हैं। तो यहाँ पे जो पवन अभिमुख दिशा होती है वहाँ पे तो बारिश बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है। ठीक है, लेकिन जो ये उसके ईस्टर्न वाला रीजन है वहाँ पे बारिश नहीं होती है। ठीक है, और जो ये दक्षिण प्लेटो, इंटीरियर ऑफ साउथर्न प्लेटू, यहाँ भी उतनी बारिश नहीं होती है। तो इनमें सबसे ज़्यादा जो बारिश होती है वो होती है पश्चिमी घाट का पवन अभिमुख दिशा। ठीक है, तो इसको आप याद रखेंगे। कौन से ग्लेशियर से भागीरथी उत्पन्न होती है? देखिए, जो ये गंगा नदी होती है ना, गंगा नदी जो है, गंगा नदी भागीरथी ही जब आगे बढ़ते बढ़ते आती है, ये डिफरेंट नदियों से मिलती है, तो वही को ही लास्ट में हम क्या बोलते हैं? गंगा बोलना शुरू कर देते हैं। तो हम भागीरथी को ही हम आगे चल करके मेनली क्या बोलते हैं? गंगा बोलते हैं। और गंगा कहाँ से निकलती है? गंगोत्री से निकलती है। तो जिसका क्या ऑप्शन सही हो गया? भागीरथी कहाँ से निकलेगी? गंगोत्री से निकलेगी। ठीक है, इसमें आपको और जो कंसेप्ट क्या काम करना है, जो पंच प्रयाग वाला कंसेप्ट आप लोगों ने पढ़ा था कि इसमें अलकनंदा किससे आकर के मिलती है, पिंडार नदी कहाँ पे आकर के मिलती है, ठीक है, धौली, ये नदियाँ कहाँ से आकर के मिलती हैं। तो जो ये पंच प्रयाग वाला कंसेप्ट है आप इसको आप अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, इससे क्योंकि क्वेश्चन डिफरेंट एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे, तो आज आप इस वाले मतलब कि कंसेप्ट को अच्छे से पढ़ेंगे। ये आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, भारतीय मानक मध्याह्न रेखा क्या है? अभी मतलब कि थोड़े क्वेश्चन पहले इस वाले कंसेप्ट को हमने देखा है। इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन कहाँ से होकर के गुजरती है? 82.5 डिग्री ईस्ट। कहाँ से? 82.5 डिग्री ईस्ट, यानी कि क्या हो गया? ये ऑप्शन सी सही हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा जो रीजन है पूर्वांचल का भाग नहीं है? देखिए, इन जो 4 ऑप्शन है, ये सबसे ये वाला रीजन ऊपर वाला अरुणाचल प्रदेश है। ठीक है, फिर उसके बाद नागालैंड है, फिर क्या है? मणिपुर है, फिर क्या है? मिजोरम है। ठीक है, तो ये जो इसमें पटकाई बूम है ये कहाँ पे पाया जाता है? अरुणाचल प्रदेश वाले रीजन में पाया जाता है। ठीक है, नागा पहाड़ी नागालैंड वाले रीजन में। मिजो कहाँ पे पाया जाता है? मिजोरम वाले रीजन में। और ये जो जयंतिया पहाड़ी है, जयंतिया, ये यहाँ पे असम के जस्ट नीचे, असम और बांग्लादेश के बीच में ऊपर क्या है?
असम है, नीचे क्या है, बांग्लादेश है, इन दोनों के बीच में मेघालय पाया जाता है। यहीं पे गारो, खासी, जयंतिया तीनों पहाड़ ऐसे लगे हुए हैं। ठीक है, आप मैप में इस लोकेशन को अच्छे से देख लीजिएगा, इस कंसेप्ट को अच्छे से समझ लीजिएगा। तो ये जो एकदम भारत और म्यांमार के बॉर्डर पर जो ये स्थित पहाड़ियां हैं, इनको क्या बोलते हैं, पूर्वांचल रेंज होता है। ठीक है, और इसका जो हिस्सा नहीं है वो है जयंतिया हिल्स। तो इसका क्या ऑप्शन सही हो गया, ऑप्शन डी सही हो गया। भारत दक्षिण एशिया में महत्वपूर्ण सामरिक स्थिति रखता है, इसकी उत्तर पूर्व की सीमाएं किन देशों से लगती हैं। देखिए, नेपाल ठीक है उत्तर में है, लेकिन अफगानिस्तान तो यार पश्चिमी वाले एरिया में है ना, तो यानी कि ये वाला ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। ठीक है, पाकिस्तान ठीक है, ये भी पश्चिम में है। इराक तो भाई टच ही नहीं करता है। ठीक है, और पाकिस्तान अफगानिस्तान आ गया तो ये भी नहीं सही है। तो इनमें से सही क्या हो गया, उत्तर पूर्व में कौन सा है, भूटान और नेपाल होगा। ठीक है, इसका क्या ऑप्शन सही हो गया, ऑप्शन डी सही हो गया। टोकन्स क्या होते हैं, क्या देखना है हमको कि टोकन्स क्या होते हैं। टोकन से एक टाइप की ये क्या है, पक्षी है। क्या है ये, एक बर्ड का नाम है, और ये मेनली किस एरिया में पाया जाता है, ये साउथ अमेरिका में पाया जाने वाला पक्षी है। कहाँ पे, साउथ अमेरिका में पाया जाने वाला एक टाइप का पक्षी है। ठीक है, आज हमने कितने क्वेश्चन किए, 25 क्वेश्चन। आई होप कि ये आपको ये वाला उतना टफ नहीं लगा होगा। जैसे पिछला वाला जो हमारा सेट था उसमें रटने वाले क्वेश्चन बहुत थे, इसमें क्वेश्चन रटने वाले वैसे क्वेश्चन नहीं थे, इसमें अधिकतर क्या थे, कंसेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन थे। ठीक है, तो ये ऐसा कभी कभार हो जाता है कि कोई पेपर हो गया कि ज्योग्राफी के सेक्शन में मैं स्पेशली बात कर रहा हूँ कि सिर्फ हो गया कि कंसेप्ट पे ज़्यादा मतलब कि फोकस कर दिया। कुछ सेट में ऐसा हो गया, जैसे पिछले वाले सेट में रटने वाले क्वेश्चन हो तो उसमें दिमाग खराब हो जाता है भाई। रटने वाले में कंसेप्ट यदि आपके क्लियर है तो ठीक है, कहीं से भी घुमा रहा है, कुछ भी घुमा रहा है तो आप कुछ ना कुछ जुगाड़ करके कर ले जाएंगे, लेकिन जब शुद्ध रटने वाला है तो उसमें क्या ही कर सकते हैं। ठीक है, तो आप अपने माइंड को इस तरह से प्रिपेयर करिए कि जो रटने वाले यदि सेट आ जाए तो वो वाले भी क्वेश्चन हो जाएं, और यदि कंसेप्ट वाले आते हैं तो वो भी हो जाएं। ठीक है, बाकी आप अपना ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू।